square B square A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky Eta Mina don't care. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राज सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 का प्रॉब्लम क्लास देखेंगे आज के लेक्चर में। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में थ्योरी का क्लास दे चुके हैं, तो आज के लेक्चर में उस एक्सरसाइज का हम लोग प्रॉब्लम क्लास देखेंगे, जिसमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात रेखीय समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखिए और सभी बातें समझ आएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक दी गई सभी समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो ये रेखीय समीकरण है। हमने पिछले लेक्चर में समझाए थे कि रेखीय समीकरण क्या होता है, रेखीय समीकरण निकाय क्या होता है। तो उसमें बताया गया था रेखीय समीकरण के बारे में कि वेरिएबल का पावर अगर 1 होता है, मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है, तो वह समीकरण रेखीय समीकरण कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक रेखीय समीकरण अगर एक साथ होता है तो उसे रेखीय समीकरण निकाय कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 रेखीय समीकरण एक साथ है, इसलिए यह रेखीय समीकरण निकाय कहा जाएगा। अब कह रहा है इस रेखीय समीकरण निकाय को संगत और है या असंगत है। तो संगत और असंगत जानकारी के लिए लेक्चर में पिछले लेक्चर में बताए थे कि डिटर्मिनेंट्स का मान निकाल लेंगे। अगर 0 हो जाएगा तो असंगत होगा, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा तो वह संगत निकाय होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सॉल्यूशन में जब ये संगत और असंगत की चर्चा करना होगा तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए निकालेंगे। उसमें मैट्रिक्स ए में लिखने का तरीका हम समझाए थे कि वेरिएबल का गुणांक लिखा जाता है। मैट्रिक्स ए में क्या लिखना है? वेरिएबल का गुणांक। तो आइए, पहला समीकरण होगा तो पहला रो होगा और दूसरा समीकरण होगा तो दूसरा रो होगा। तो पहला समीकरण में x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। फिर दूसरा समीकरण तो दूसरा रो लिखेंगे तो x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है। तो ये मैट्रिक्स है। इसके बाद बताया करते थे उसमें x लिखा करते थे, यानी x इसमें वेरिएबल को खाली लिखते हैं। 2 समीकरण तो 2 वेरिएबल होगा और 3 समीकरण होगा तो 3 वेरिएबल होगा। और b में कांस्टेंट लिखा करते थे, जो कांस्टेंट 2, 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ए है, इसको डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होगा वह ठीक मॉड के जैसा होता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है एलिमेंट 1 2 2 3, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान भी हमने लेक्चर में पिछले लेक्चर में समझाए थे। बताया गया था कि मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को गुना करेंगे फिर माइनस देंगे, फिर द्वितीयक विकर्ण को गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं। 1 गुना 3 यहाँ पर 3 होता है, फिर बीच में माइनस देते हैं और 2 गुना 2 4 होता है। तो दोस्तों 3 - 4 - 1 होता है। तो यह डिटर्मिनेंट्स का मान क्या 0 आया? तो नहीं आया। तो नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 नहीं होता है तो दिया गया रेखीय समीकरण निकाय संगत निकाय है। यह कौन सा निकाय होगा? तो संगत। यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय संगत है। तो दोस्तों 1 से लेकर के 6 तक का सभी प्रश्न आप लोग इसी प्रकार बनाइएगा कि सिर्फ डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा। 0 होगा तो असंगत कहलाएगा, 0 होगा तो असंगत कहलाएगा, और डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा तो संगत निकाय होगा। तो अभी जो ये समीकरण निकाय दिया गया है, यह समीकरण निकाय संगत है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि रेखीय समीकरण निकाय दिया हुआ रहेगा और उस समीकरण को कहेगा हल करने के लिए, अर्थात एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि 2 समीकरण है तो 2 ही वेरिएबल होगा और 3 समीकरण होगा तो 3 वेरिएबल होगा। आइए हम लोग 2 समीकरण का हल
मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं और 3 समीकरण का भी हल हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं, उसको आज हम लोग बताते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको डिटर्मिनेंट मेथड से देखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन इस बार दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर के 14 तक प्रत्येक निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब यह 2 या 2 से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होता है तो उसे ही रेखीय समीकरण निकाय कहा जाता है। तो इस रेखीय समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, आव्यूह यानी मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। पिछले लेक्चर में हम समझाए थे, आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से यह क्वेश्चन समझ आएगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। किस प्रकार बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने सिखाए थे कि जब रेखीय समीकरण निकाय दिया हुआ रहेगा तो आप उसमें मानिएगा हमेशा कि माना मैट्रिक्स ए मानना है, इसके बाद वेरिएबल वाला एक्स मानना है, फिर यहाँ पर मैट्रिक्स बी को मानना है, यानी ए एक्स बी हमेशा मानेंगे। अब इस ए में क्या होगा, एक्स में क्या होगा, बी में क्या होगा। तो आइए समझते हैं। मैट्रिक्स ए में जब भी एलिमेंट होगा तो वेरिएबल का गुणांक होगा, यानी एक्स वाई का गुणांक होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का गुणांक जो है, पहला समीकरण होगा तो पहला रो होगा और दूसरा समीकरण होगा तो दूसरा रो होगा। इसके बाद एक्स में जो लिखेंगे उसमें सिर्फ वेरिएबल को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई 2 वेरिएबल है, सिर्फ 2 ही वेरिएबल लिखेंगे, 3 वेरिएबल रहेगा तो तीनों को लिखेंगे। और मैट्रिक्स बी में हमेशा कांस्टेंट वाले पार्ट को लिखना है, वो भी राइट साइड वाला को। तो राइट साइड में क्या है, 4 और 5 दिया गया है। तो ए एक्स बी हो गया। अब हम लोग यहाँ से इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे, क्योंकि पहले तो देखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 होगा तो फिर इस समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि यह समीकरण निकाय जो है वह असंगत हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का मान पर ही डिपेंड करेगा इस समीकरण का सॉल्यूशन। तो देखते हैं, डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 नहीं होगा तो फिर समीकरण का हल होगा, क्योंकि यह समीकरण निकाय तब संगत हो जाएगा। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट दिया है 5 2 7 3। अब इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे। मुख्य विकर्ण 5 × 3 15 होगा, फिर माइनस द्वितीयक विकर्ण 7 × 2 14 होगा। 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 होगा। डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि यह समीकरण निकाय संगत है और इस समीकरण का हल होगा। तो आइए अब हम लोग ए इनवर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स निकलेगा तभी इस समीकरण का हल हो पाएगा। तो जब डिटर्मिनेंट निकल जाता है तो ए इनवर्स निकाल लेंगे, और ए इनवर्स को निकालने से पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो यह मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने के लिए तरीका बताए थे कि मुख्य विकर्ण का स्थान बदलते हैं। मुख्य विकर्ण का क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं, और द्वितीयक विकर्ण का चिन्ह बदलते हैं। +2 है तो ये -2 होगा, और ये +7 है तो -7 होगा। एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 आया, नीचे 1 होगा, और एडजॉइंट का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं वह 3 है, फिर -2 है, फिर -7 है, फिर 5 है। तो ए इनवर्स फाइनली हम लोग को मिला 3 -2 -7 5। दोस्तों ए इनवर्स निकल गया है। अब हम लोग एक समीकरण का नाम बताए थे, जो कि समीकरण था x इजकल टू ए इनवर्स बी हुआ करता था। x इजकल टू ए इनवर्स बी। तो मैट्रिक्स x को यहाँ पर रखिए, ये दिया गया है मैट्रिक्स x माने थे, जो कि x और y है। फिर आगे ए इनवर्स है 3 -2 -7 5 है, इनटू मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे बी है, मैट्रिक्स बी ये पे माने थे, जो कि 4 और 5 है। तो यही मैट्रिक्स ए एक्स ए इनवर्स और बी।
अब ये दोनों मैट्रिक्स को आप गुना करिए। तो गुना कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए, क्योंकि मैट्रिक्स का गुना भी हम समझाए हुए हैं। आप मैट्रिक्स के गुणनफल वाले मेरे वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, तो मैट्रिक्स का गुना भी काफ़ी आसानी से समझ आएगा। दोस्तों यहाँ पे समझेंगे किस प्रकार गुना किया जाता है। तो पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो दोनों को देखते हैं, दोनों बराबर होगा तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, इसलिए गुणनफल संभव है। एक नया जो मैट्रिक्स बनेगा वह किस ऑर्डर बनेगा, इधर से 2 और उधर से 1 है, तो 2/1 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बनेगा, जो कि यह भी 2/1 ऑर्डर का ही है। 2/1 इधर भी लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड वाला भी 2/1 होगा। तो दोनों का ऑर्डर बराबर होगा तो दोनों मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा, उससे हम लोग एक्स वाई का मान मिलेगा। तो आइए हम लोग दोनों मैट्रिक्स का गुना करते हैं। गुना करने के लिए तरीका होता है पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम, पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम गुना करके जोड़ते हैं। क्या आता है, लेफ्ट साइड में एक्स वाई है और फिर राइट साइड में गुना करिए। तो पहले वाला का यह रो है, तो रो क्या है, 3 × 4 12 होता है। 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 12 देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे -2 × 5, -2 × 5 -10 हुआ, यहाँ पे -10 देंगे। तो ये पहला रो और एक ही कॉलम है तो 2/1 का ही बनेगा। फिर दूसरा रो और पहला कॉलम तो एक ही है, तो दूसरा रो पहला कॉलम का आप गुना करिए। तो -7 × 4 -28 हुआ, -28, फिर प्लस 5 × 5 25 हुआ है। चलिए अब इसको जोड़ जाड़ कर लीजिए। तो आएगा यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 12 - 10 + 2 -28 + 25 -3। तो देखिए यह भी 2/1 ऑर्डर का हो गया और यह भी 2/1 ऑर्डर का, क्योंकि 2 रो है, पहले 2 और कॉलम 1 है, यहाँ भी 2 रो है और कॉलम 1 है। तो ऑर्डर बराबर है, तो इसका मतलब संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। तो यहाँ पे x का मान +2 हुआ और y का मान -3 हुआ। तो यही हम लोग का आंसर हुआ, x और y का मान। यह सही है या गलत है तो आप समीकरण में जाके रख दीजिए x y का मान। LHS बराबर RHS सेटिस्फाई किया तो ज़रूर यह बनाया गया सही है। तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। आइए अब हम लोग, यानी 3 गो वेरिएबल होगा और 3 गो समीकरण होगा, तो उस रेखीय समीकरण निकाय को इस आव्यूह विधि से हम लोग हल इसी प्रकार करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को भी एक हम समझा देते हैं, तो आप लोग यह पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा। चलिए आइए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 11 नंबर क्वेश्चन जो 3 वेरिएबल होगा और 3 समीकरण होगा। तो रेखीय समीकरण निकाय, क्योंकि यह रेखीय समीकरण है और जब 2 या 2 से अधिक रेखीय समीकरण एक साथ होता है तो उसे रेखीय समीकरण निकाय कहा जाता है। अब इस रेखीय समीकरण निकाय को हम लोग आव्यूह विधि से हल करते हैं और यही दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इस रेखीय समीकरण को सजा लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल एक्स नहीं है और ये फ्रैक्शन है। कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को हटा देंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर पार्ट में बदलेंगे। तो आइए पहला समीकरण है यहाँ पर 2x + y + z = 1। फिर यहाँ से ये 2 जो है भाग में है, इधर आने के बाद गुना होगा, जो 2x होगा -4y होगा, फिर -z होगा यानी -2z। फिर ये तीसरा समीकरण में x नहीं है तो यहाँ पर 0 होगा इंटू x होगा, फिर +3y होगा और -5z होगा =9। यही रेखीय समीकरण निकाय है और इस समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले माना मैट्रिक्स से, यानी ए को हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखने के लिए तरीका समझाए थे कि वेरिएबल को गुणांक को लिखा जाता है। पहला समीकरण पहला रो, दूसरा समीकरण दूसरा रो, तीसरा समीकरण तीसरा रो। तो पहला समीकरण को पहला रो में लिखते हैं, 2 1 1 है। फिर दूसरा समीकरण में x गुणांक 2 -4 -2, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ से 3 है और फिर
5 है। ये दोस्तों मैट्रिक्स ये हो गया। इसके बाद मैट्रिक्स एक्स को लिखा करते हैं। तो एक्स में वेरिएबल को लिखेंगे। यहाँ पर टोटल कितना वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। फिर मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। तो मैट्रिक्स बी में सिर्फ कांस्टेंट लिखा जाता है जो कि 1 3 9 है। तो मैट्रिक्स बी हो गया। डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 हो जाएगा तो समीकरण का हल नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा तो समीकरण का हल होगा, अर्थात समीकरण निकाय जो है वह संगत हो जाएगा। तो आइए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम एडजॉइंट निकाल देते हैं तो डिटर्मिनेंट्स निकालना काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो आइए एडजॉइंट ही पहले हम आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि एडजॉइंट में बहुत ज़बरदस्त ट्रिक हम समझाए थे। तो आप एडजॉइंट को समझने के लिए मेरे वीडियो लेक्चर को, आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, काफ़ी आसानी से एडजॉइंट समझ आएगा वहाँ पर। तो आइए एडजॉइंट निकालने के एक ट्रिक समझाए थे, ट्रिक्स है ना। आइए ट्रिक्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि आप इस सेंटर वाले एलिमेंट को लीजिए। तो ये सेंटर वाला एलिमेंट जो है सो -4 है। क्या है, -4 है। फिर उसके नीचे वाला एलिमेंट को लेंगे 3, फिर उसके ऊपर वाला एलिमेंट को लेंगे, फिर उसके नीचे में लेंगे -4। यानी जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। यानी सेंटर वाला एलिमेंट को लेंगे, फिर उसके नीचे वाला को लेंगे, और फिर उसके ऊपर वाला को लिया जाएगा, फिर उसके नीचे वाला को लेंगे। फिर उसके अब राइट साइड में आएंगे जो कि -2 है, उसके नीचे -5 है, उसके ऊपर 1 है और उसके नीचे -2 है। फिर आइए यहाँ पर +2 के पास आइए, 2, उसके नीचे 0, फिर उसके ऊपर +2, फिर उसके नीचे +2। ये हो गया। फिर जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर समाप्त करना है। तो -4, उसके नीचे +3, उसके ऊपर +1, उसके नीचे -4। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पार्ट में इसको बदल देंगे और तब उसका मान निकाल करके इसमें लिखेंगे, तो एडजॉइंट का वह एलिमेंट प्राप्त होता है। तो देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अब बन गया है। इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीयक विकर्ण, तो -4 गुना -5 +20 होगा, बीच में माइनस होता है, फिर इसको गुना करेंगे तो -6 होगा, तो जुट के हो जाएगा +26। ये एडजॉइंट का पहला एलिमेंट मिला। क्योंकि यह जो ट्रिक्स बताया है, इस ट्रिक्स में काफ़ी आसानी से एडजॉइंट निकल जाता है। नहीं तो एक तरीका और होता है इसका, उसमें माइनर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तब जाके एडजॉइंट निकलता है। लेकिन हम काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक्स दे रहे हैं, इस ट्रिक्स को काफ़ी आसानी से समझ करके हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसको आप सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए। तो सेकेंड ऑर्डर का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण 3 हो गया, बीच में माइनस, द्वितीयक विकर्ण तो -5 हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +8 होगा। फिर आइए इसको गुना कर, ये सेकेंड ऑर्डर हुआ। अब इसका मान निकालने के लिए 1 गुना -2 होता है, बीच में -4 हो गया है ना, तो +4 और -2 +2 हो गया। अब आइए ठीक उसके नीचे वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए। तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो बीच ये होगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, बीच में माइनस, फिर इसको गुना करेंगे तो -10 होगा, तो गुना हो जाएगा तो +10 होगा। फिर आइए ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुआ जो कि -10 और -0, तो यानी -10 हुआ। फिर इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए, तो 1 गुना 2 +2 हुआ, बीच में माइनस और -4 हुआ, तो +4 + 2 यानी कि 6 हो गया। अब आइए यहाँ से इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए, तो 2 गुना 3 6 हो गया, बीच में -0 हो गया। चलिए यहाँ से इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए, 0 गुना 1 0 होता है, बीच में -6 है ना, तो ये -6 हो गया। यहाँ से ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बना, तो ये -8 हो गया, बीच में -2 हो गया, तो -10 होगा। दोस्तों एडजॉइंट निकल गया। तो इस ट्रिक को आप काफ़ी आसानी से समझ करके इससे एडजॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। देखिए एडजॉइंट के हेल्प से हम कितना अच्छा से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आइए समझते हैं। जब एडजॉइंट मालूम हो जाएगा तो मैट्रिक्स का पहला रो
और एडजॉइंट का पहला कॉलम, या मान चलिए इसका अगर कॉलम लेते हैं तो एडजॉइंट का रो लेंगे। यानी मैट्रिक्स का रो होता है तो एडजॉइंट का कॉलम, या एडजॉइंट का रो होता है तो मैट्रिक्स का कॉलम को गुना करके जोड़ते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान मिलता है। तो आइए हम लोग इसका पहला रो लेते हैं। क्या लेते हैं? पहला रो और इसका पहला कॉलम। तो 2 गुना 26 52 हो जाएगा, फिर 1 गुना 10 प्लस 10 हो जाएगा, फिर 1 गुना 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो जोड़िए यहाँ पर देखिए, यानी 52 10 62 और 6 68। तो ये आया हम लोग का डिटर्मिनेंट्स का मान। क्या यह डिटर्मिनेंट्स का मान 0 आया? तो नहीं, 0 अगर आएगा तो समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि समीकरण निकाय असंगत होगा। और 0 नहीं आया तो डिटर्मिनेंट का ये समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल होगा अर्थात समीकरण निकाय जो है सो संगत कहलाएगा, है ना। देखिए डिटर्मिनेंट का मान आ गया हम लोग का 68। तो क्या डिटर्मिनेंट का मीन 0 आया? तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि समीकरण का हल होगा। तो आइए, एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, तो अब समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे। जो कॉन्सेप्ट में समझाए थे कि x इजकल टू होता है A इनवर्स B, पिछले लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन भी किए थे। x इजकल टू A इनवर्स B को यूज करिए, जहाँ A इनवर्स इजकल टू A फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और इंटू में ये मैट्रिक्स B है तो B दीजिए। ये A इनवर्स का फार्मूला है। आइए, तो अब मैट्रिक्स x को लिखिए। मैट्रिक्स x में x y z को होगा इजकल टू डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो है सो 68 आ गया है, इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स को लिख लेंगे हम लोग। एडजॉइंट मैट्रिक्स है 26 8 प्लस 2, फिर 10 है माइनस 10 है प्लस 6 है 6 है माइनस 6 है माइनस 10 है, और इंटू में मैट्रिक्स B देंगे। तो मैट्रिक्स B क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 139, यहाँ पे 139 दे देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे एडजॉइंट और मैट्रिक्स B को गुना करेंगे। तो गुना होगा या नहीं होगा पहले उसको समझते हैं, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर है, ये 3/1 ऑर्डर है। तो दोस्तों मैट्रिक्स वाले वीडियो लेक्चर में चले जाइएगा और मैट्रिक्स का गुना वहाँ पर हम लोग सिखाए हैं, उसको देख लीजिएगा तो काफ़ी आसानी से समझ आएगा। तो आइए यहाँ पर गुना करते हैं। कब होगा या नहीं होगा यहाँ पे समझिए। पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो अगर बराबर होगा तो गुणनफल संभव होगा। अब इधर से बचा 3 और उधर से बचा 1, तो 3/1 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बनता है। तो 3/1 का बनेगा। अब गुना करते कैसे हैं? पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम गुना करके जोड़ते हैं। तो पहले बायां तरफ में है हम लोग का x है, y है और z है, इजकल टू 1/68 है। चलिए यहाँ पर करते हैं गुना। पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो। 26 गुना 1 26 होता है, और बीच में प्लस, फिर 8 गुना 3 24 हो गया, और फिर 2 गुना 9 18 हो गया, प्लस 18। तो ये रो, ये वाला कॉलम। फिर अब देखिए दूसरा रो, तो दूसरा रो में ही लिखना है। तो दूसरा रो और ये एक ही कॉलम है, गुना करके जोड़ेंगे। 10 गुना 1 10 होगा, फिर प्लस माइनस 10 गुना 3 माइनस 30 हो गया, और फिर 6 गुना 9 यानी कि प्लस 54 हो गया। चलिए अब तीसरा रो है, कॉलम एक ही है, तो 6 गुना 1 6 देंगे, फिर प्लस माइनस 6 गुना 3 यानी कि माइनस 18 हो गया, और फिर माइनस 10 गुना 9 यानी कि माइनस 90 हो गया। चलिए अब उसको गुना कर दिए हैं, अब उसको जोड़ लीजिए। बायां तरफ में x y z, राइट साइड में 1/68 इंटू मैट्रिक्स। देखिए 26 और 24 50 हो गया, और 18 यानी कि 68 हो गया। यहाँ पर देखिए 54 और 10 यानी कि 64 हुआ, और माइनस 30 प्लस 34। इसके बाद नीचे वाला माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस 108 और प्लस 6 यानी कि माइनस 102 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए हैं। अब 1/68 से सब में गुना करिए तो देखिए क्या आता है, x y z। 1/68 से गुना करेंगे तो 1 होगा,
और यहाँ पे 1/68 से 34 में गुना करेंगे, 34/68 कैंसिल होके 1/2 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1/68 से यहाँ पर गुना करेंगे 1/68 है ना, इंटू -102, इसको गुना करिए यानी कैंसिल करिए, यानी -102 आया और नीचे में 68 आया है। तो आप इसको काटिए, कितना से कट जाएगा, 34 से कटेगा है ना, 34 गुना 3 102 और 34 गुना 2 68, यानी कि -3/2 हुआ है ना, 2 आता है। तो आइए यहाँ पर समझिए, अब ये 3/1 ऑर्डर हुआ और ये भी 3/1 ऑर्डर का हुआ। ऑर्डर समान है तो संगत एलिमेंट भी समान होगा, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा। तो आइए x का मान बराबर कीजिए 1, y का मान 1/2 हो गया और z का मान -3/2 हो गया। तो ये रहा हम लोग का x y z का मान। ये देखिए कैलकुलेशन बड़ा है और यह x y z का मान सही है गलत है चेक करिए, क्योंकि मे भी हो सकता है जब सॉल्यूशन बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक और कहीं हो जाता है। तो उस शक को दूर करने के लिए आप ये जो मान निकालते हैं उस x y z का मान आप इस समीकरण किसी भी समीकरण में रख के देखिए, ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब यह x y z का मान सही निकला है, तो ज़रूर यह सही होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आज डिटर्मिनेंट समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।